और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत ने सीएम आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम से जुड़े अधिकारी, एसएसपी देहरादून, आईजी गढ़वाल समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही लग पाएगा। तो कांस्टेबल प्रमोद रावत ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब उसका कारण क्या रहा, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये जांच का विषय है, इसकी जांच की जा रही है। तो एडीजी एडमिन अभिनव कुमार मौके पर पहुंचे, जांच की जा रही है। कई आला अधिकारी यहां पहुंचे हैं और सीएम की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। अब ऐसे में उन्होंने क्यों ये खौफनाक कदम उठाया, ये इसकी जांच की जा रही है। बैरक में खुद को गोली मार के उन्होंने खुदकुशी कर ली। राजभवन के पास बने बैरक में कांस्टेबल प्रमोद रावत रहते थे और ऐसी क्या वजह हुई, क्या हुआ जो एक खौफनाक कदम उठाया, अब इसकी जांच की जा रही है। तो कांस्टेबल प्रमोद रावत ने खुदकुशी की है। कई आला अधिकारी यहां पहुंचे हैं। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया। क्या कोई पारिवारिक समस्या से वो परेशान थे, या किसी काम को लेकर डिप्रेशन में थे, या किसी कोई और वजह थी। यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक कमांडो की डेथ हो गई है और घटना की सूचना मिलने पे पुलिस अधिकारी भी और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं ये लोग सब वहाँ पहुँचे। तो यही पाया गया है कि संभवतः उसकी अपनी AK-47 राइफल से उसकी गोली लगी है उसको। और अभी इस बात की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है या एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला है, क्योंकि अभी उसको जो प्रथम दृष्टया जो हमने देखा है तो उससे क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्या है। गोली उसके नीचे, गर्दन के नीचे लगी है। और तो अभी वहाँ फोरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है और आईजी गढ़वाल और एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी सभी। अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई अब नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर भी शुरू होने जा रही है। 23 अलग अलग स्थानों का चयन किया गया है जिसमें नदी और नाले शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है उसे ठीक करने के लिए सरकार संकल्पित है और तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं। और उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। गुरुवार से 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर तंज कसा। कांग्रेस के माने तो बरसात का सीजन लगभग शुरू हो चुका है, ऐसे में नदियों के किनारे बसे लोगों को राज्य सरकार कैसे आनन फानन में शिफ्ट कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नदियों किनारे ऐसे तमाम डेंजर जोन पर बसे लोगों को बरसात से पहले ही हटाया जाना चाहिए था, न कि ऐसे मौसम में फुटबॉल की तरह उन्हें अतिक्रमण के नाम पर लात मारनी चाहिए थी।
जहाँ तक पहलवानों की बात है, वो 1-2 महीने से जिस प्रकार से जंतर मंतर में अपना स्ट्रगल कर रहे थे, और निश्चित रूप से जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। और जहाँ तक मेडल बहाने की बात है, वो उनका देखिए अपना खुद का निर्णय है, वो किस मानसिकता के साथ में आए, क्योंकि जिस अपनी जी तोड़ मेहनत से उन्होंने जो मेडल पाए हैं, अगर वो उनको बहा के ही न्याय पाना चाह रहे हैं तो वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन इस तरीके का उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा मन भी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी जी तोड़ मेहनत से उन्होंने मेडल पाए थे। लेकिन फिर भी अब बहुत राजनीति हो रही है, और कांग्रेस पार्टी तो माहिर है राजनीति करने के लिए, वो हर विषय में राजनीतिकरण करती है और मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। ये बहुत अच्छी बात है, और आपने समय रहते उन लोगों को रिलोकेट करना चाहिए था, जो भी बिंदाल के किनारे हैं, रिस्पना के किनारे हैं, जिनकी लाइफ एंडेंजर्ड है, जिनकी लाइफ खतरे में है, उनको आपको पहले ही रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए था। लेकिन अब बरसात जब सर पर है, और यहाँ तो बेमौसमी बरसात का कहर उत्तराखंड पर पड़ रहा है, तो ऐसे में अब आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि इस बरसात के मौसम में वो परिवार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कोई वो जापान से आए हुए या जर्मनी से आए हुए परिवार तो है नहीं, वो सारे हिंदुस्तानी लोग हैं, और इस तरह से फुटबॉल की तरह उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ला। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी का कहना है कि G20 बैठक उत्तराखंड के रामनगर और नरेंद्र नगर में सकुशल संपन्न हुई है। इन बैठकों से उत्तराखंड को बड़ा लाभ हुआ है। देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ, और उत्तराखंड में अगली बैठक जो कि जून में होनी है, इसके लिए भी तैयार हैं, और अधिकारी तेजी से बैठक को सकुशल संपन्न कराने के लिए काम में जुटे हैं। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है, और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं, एक बैठक अभी शेष है। लक्सर में भारत बैंकेट हॉल परिसर में जियो फाइबर सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह और लक्सर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के अलावा कई जानी मानी हस्तियां ने भी शिरकत की। बता दें कि जियो फाइबर में ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट के अलावा अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल्स और OTT एप्लीकेशन जैसे कई आकर्षक सुविधाओं से लैस प्लेटफॉर्म इन दिनों बड़ी संख्या में डिमांड बन रहे हैं, और जियो फाइबर शून्य प्रवेश लागत पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री नपेंद्र चौधरी जी, जो बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा लक्सर क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए यहाँ जियो फाइबर का आज उद्घाटन हो रहा है। इससे क्षेत्र में एक डिजिटल क्रांति आएगी, और ये बहुत ही चीपेस्ट है, सबको इसका लाभ मिलेगा। और इस क्षेत्र का देहरादून में टूरिस्ट की पहली पसंद और हिल एरिया चक्राता को टाउनशिप बसाने जाने की घोषणा के बाद इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो चुका है। इस महायोजना का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस बीच बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने सीएम धामी का आभार जताया, और उन्होंने बताया कि वो कई साल से चक्राता को टाउनशिप दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रयास कर रहे थे, और आखिरकार सीएम धामी ने अपनी घोषणा पर मुहर लगाते हुए चक्राता की जनता को सौगात दी है। मैंने कहा 2 तरह की भूमि है वहाँ, एक सरकारी भूमि है और एक ओनरशिप लैंड है। ओनरशिप लैंड वो है जो कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, उसी पर जो है टूरिज्म का ज्यादा काम होना है। दूसरी सरकारी भूमि है वो कुछ बंजर है, जो बैरन है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधे नहीं है, उस पर सरकार अपनी सरकारी जो योजना है वो बनाए। एक भूमि ऐसी जो वन भूमि है, वो इंटैक्ट है पूरी, वहाँ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ तो एक टहनी तक काटने की। और मसूरी से यमुनोत्री और कैंपटी फॉल जाने वाले मार्ग का हाल बदहाल है। मुख्य सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो रही हैं, हादसे भी होते हैं और वाहनों को नुकसान भी पहुंच रहा है।
कई बार हादसे होते हैं, लोग गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि केम्प्टी फॉल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द ठीक कराया जाए, जिससे कि लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके। सर ये 2 महीने से यही हाल है। जब से इन्होंने पाइपलाइन बिछाई, ये रोड ऐसी है, ऐसा लग रहा है ये हाईवे नहीं है, ये किसी गली की रोड है। आप देख लीजिए, यहाँ पे गाड़ियों के टायर फंस रहे हैं। मेरे सामने अभी स्कूटी वाला गिर गया यहाँ पे, है ना। अभी एक ऑल्टो वाला के टायर फंस गए यहाँ पे। बहुत बुरे हाल है। ऐसा लग रहा है कि इस शहर में कोई देखने वाला नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जल संस्थान हो। ऐसा लग रहा है किसी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जो पानी की लाइन डाली थी और यमुना वाली जो पानी की लाइन है अभी शुरू की है, तो उसके बाद से इसको उन्होंने बनाया ही नहीं है। उसके बाद बारिश के बाद यहाँ पर ऐसा हाल है कि कल यहाँ पर 2 आदमी गिरे भी, आज भी गिरे स्कूटी में। बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर चलने लायक नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे। और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कांग्रेस कार्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्योति रौतेला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के खिलाफ तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जबकि शोषण के आरोप लगने पर भी बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती। ज्योति रौतेला ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस प्रदेश में सीएम और दिल्ली में पीएम आवास को घेरने का काम करेगी। पूरे देश में महिला कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उसका जो महिला पहलवान है और जिस तरीके से उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही, और उनका जो केस है, जो उनका अपराधी है बृजभूषण शरण, उसको बचाने की कोशिश जिस तरीके से सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसके माध्यम से हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जो महिला रेसलर हैं, जो इस देश के लिए मेडल जीत के लाई हैं, और जब उन्होंने आपके एक सांसद और जो फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं बृजभूषण शरण, उनके खिलाफ शोषण का आरोप लगाया, तो सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब तक वो कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं करा, तब तक उसमें एफआईआर रजिस्टर। और विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मानस खंड को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर मास्टर प्लान की कवायद हो रही है। जागेश्वर पहुंची जियोलॉजिस्ट की टीम, यानी जियोलॉजिस्ट की जो टीम है, उसने जागेश्वर में 7 अलग अलग स्थानों पर मिट्टी की टेस्टिंग कर सैंपल को लैब भेज दिया है, जिसकी 1 सप्ताह में रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पे जागेश्वर में भी मास्टर प्लान की कैबिनेट में मंजूरी मिली है। मंदिर का जो मास्टर प्लान बन रहा है उसके रिगार्डिंग काम स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है वो चालू हो चुकी है। और एक्चुअली में हम आए यहाँ पंतनगर रुद्रपुर से आए हैं, और लगभग 7 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सॉइल टेस्टिंग का काम हमारी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन का टेन्योर रहता है हमारी इसका रिपोर्ट आने के लिए, और 7 से 8 दिन बाद हम अपनी रिपोर्ट जो देहरादून में एमडीडीए और सूचना विभाग की तरफ से आयोजित हो रहा 9 वर्ष उत्कर्ष कार्यक्रम सफल साबित हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि लोकल फॉर वोकल थीम पर स्थानीय उत्पाद और स्थानीय कलाकारों को बन्नू स्कूल रेस कोर्स में एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया गया है। शाम के वक्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रहे लोग स्थानीय उत्पाद भी खरीद रहे हैं। हालात यह है कि स्थानीय उत्पाद विक्रेताओं के पास खत्म हो रहे हैं उत्पाद, और लोगों की डिमांड बढ़ रही है। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने इस सफल आयोजन पे खुशी जाहिर की, साथ ही तेजी से बिक रहे स्थानीय उत्पाद और अधिक उपलब्ध हो सके, इसके निर्देश भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी चल रहा है, तो जो इस तरह के हमारे स्थानीय उत्पाद हैं मोटे अनाज के, उसके लिए भी स्टॉल दिया हुआ है हमने। इसके अलावा हस्तशिल्प संबंधी जो उत्पाद हैं उसके लिए भी वहाँ जगह दी हुई है, और जो सांस्कृतिक संध्या हमने दी है वो भी स्थानीय जो हमारे बैंड हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उनको तरजीह दिया है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं और आम जन से जुड़ी हुई हैं उनके प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की है। और कृषि विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी कर रहा है कि उनको हम जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको मार्केट प्लेस कैसे उपलब्ध कराएं, क्या ई मार्केट प्लेस पर करें या कोई उनके लिए ऐसी मार्केट डेवलप करें जहाँ पर उनको स्थान। हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिशांसी अभियंता से झड़प हो गई, जिसके बाद अनुपमा रावत ने प्राधिकरण ऑफिस में हंगामा किया और काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अधिशांसी अभियंता जो हैं माधवानंद जोशी ने विधायक से लिखित में माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
एक तरीके से देखा भ्रष्टाचार का ये एक अड्डा सा बन गया है। मैं सचिव महोदय के पास आई थी। मेरे क्षेत्र में जो गरीब वर्ग है, जो 40-40 साल पुराने, सचिव महोदय कहते हैं जी 21 के बाद 2021 के बाद हम ये रूल लाए। तो मुझे बताइए, जिनके मकान 40-40 साल पुराने बने हुए हैं उनको नोटिस क्यों उनके घरों में चस्पा किए जा रहे हैं? मैं उस बात को लेकर सचिव महोदय के पास आई, वो बैठे नहीं थे। मैंने उनके ही चपरासी भाई जो बाहर बैठे थे उनसे कहा, भैया ज़रा बताइएगा एक्शन महोदय का दफ्तर का है, मैं उनसे अपने क्षेत्र के काम के स्टेटस जान लूँ। मैं अंदर गई, जिस तरीके का उनका रवैया था, बहुत गलत तरीके से बात की। और उसके बाद ये मेरे साथ इन्होंने आवाज़ सुनी, इतनी चिल्लाने की थी कि नीचे तक के लोग ऊपर आ गए। इन्हें देखिए गुटका सब मुंह में भर के और सामने भर के ऐसे हाथ में डाल। विधायक जी ने भी मुझसे फ़ोन से संपर्क किया गया, तो मतलब किसी भी आम जो हमारा एक सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं या आम जनता आती है तो उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और जो हमारे अधिशासी बनता है उनसे मैंने कहा कि भाई इस तरह की नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने एक जो एक्ट किया उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांग ली है, क्षमा कर दी है और लिखित में माफ़ी मांगी, तो उससे ये प्रकरण समाप्त हो गया है। वो कानून सम्मत है। वो जो भी है, यदि 40 साल पुराने नोट है कोई निर्माण तो उसकी जांच करेंगे हम लोग। जांच में यदि ये पाया जाता है कि गलत नोटिस जारी किए हुए हैं पुराने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने उद्यान विभाग में चल रही केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली और कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए। गणेश जोशी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभार्थियों को भुगतान अधिक से अधिक डीबीटी के माध्यम से किया जाए। हमारी सरकार का संकल्प है 25 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। उसके लिए लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने इस बार 12,05,000 पौधे हमने सेब के दिए, 2,12,000 पौधे हमने कीवी के दिए, 1,24,000 पौधे हमने आड़ू के दिए, 1,12,000। और चारधाम यात्रा अच्छे तरीके से चल रही है, ये कहना है परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का। सुनील शर्मा के मुताबिक पिछले साल चारधाम यात्रा में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे और इस बार अभी मात्र 2 महीने में लगभग 21,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इसी दौरान अगर गाड़ियों के ट्रिप की बात करें तो पिछले साल चारधाम सीजन में लगभग 49,393 ट्रिप लगी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मात्र 2 महीने में ही 36,000 से भी ज़्यादा ट्रिप लग चुके हैं, जो कि लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 65 से 70% ज़्यादा है। चारधाम यात्रा 2023 में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और जिसमें बहुत ज़्यादा यात्री भी आ रहे हैं इस बार। इसका एक आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली बार पूरे चारधाम यात्रा के सीज़न में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे। इस वक्त हमारे पास 2 महीने में ही लगभग हमारे पास 21,000 के लगभग ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इसी दौरान इसको ये भी बताना चाहूँगा, जहाँ तक गाड़ियों के ट्रिप के सवाल हैं, तो पूरे चारधाम सीज़न में पिछले साल जो ट्रिप लगी थी वो लगभग 49,393 ट्रिप लगी थी, लेकिन इस बार सिर्फ मात्र 2 महीने में ही हम 36,000 से ज़्यादा ट्रिप्स लगा चुके हैं, जो कि लगभग 65 से 70% होता है। और ऐसा हमारा अनुमान है कि अगले महीने के अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी विकास खंडों में 748 पात्र हैं, जिसमें ग्रामीणों को इस योजना से जोड़ा गया है। साथ ही अटल आवास योजना का भी ग्रामीण जनता को लाभ दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, काम किया जा रहा है। 23 में हमारा 748 टारगेट था, जिसमें हमने 747 सैंक्शन कर दिए थे। एक क्योंकि वो अपना मकान खुद बना चुके थे तो उन्होंने फिर अपनी वो रिटर्न कर दी थी। इसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 741 में इंस्टॉलमेंट हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, 261 में सेकंड इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और 2 में थर्ड और 2 हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बाय एंड लार्ज हमारी स्थिति ठीक चल रही है। अब इश्यूज़ ये आ रहे हैं जो हमारे पास, जो हमारा ऑलरेडी पेंडेंसी लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे स्लॉट्स खुलेंगे और हमारे पास नए आवेदन जो हमारे ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। अभी एक जो सर्वे था, जैसे आपको पता ही है 19-20 में हुआ था, उसके अनुसार हमारी लिस्ट बनी हुई है, तो उसी में अभी लिस्ट में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ केसेस में हमें लगा है ज़रूरत है, तो हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि कुछ संशोधन करने के लिए अगर हमें खोले
मौका मिलेगा तो उसमें 2-3 लोग हैं जो हमें और काशीपुर शहर का एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल बदहाल है। अस्पताल में इन दिनों डॉक्टर की भारी कमी है। अस्पताल में डॉक्टर्स के पद की संख्या 30 से 32 है, लेकिन तैनाती नाम मात्र के डॉक्टर हैं, यानी यहाँ पे तैनात नाम मात्र के ही डॉक्टर हैं। और अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर खेमपाल खुद इस बात को स्वीकार करते नजर आए हैं कि अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है। वाकई में ये बहुत बड़ा अस्पताल ड्रेनेज यहाँ पे काफ़ी यूपी बॉर्डर से भी लगता हुआ पूरा रामनगर से पहाड़ का क्षेत्र से पूरा यहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर ज़्यादातर कमी है, फिजिशियन नहीं है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, आई सर्जन नहीं है हमारे पास, तो हमें बड़ी परेशानी होती है इस चक्कर में ना मरीज को। तो जितनी सुविधा वो सुविधा यहाँ पे पूरी मिल रही है। अच्छा, शासन को जो चिकित्सक नहीं है उनके लिए क्या शासन को लिखा गया है? शासन को देहरादून में नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नई लाइटों के लगाने का काम ठप हो गया है। भुगतान नहीं होने के कारण कंपनी ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में जिन वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब थी, यहां बदली जानी थी, वहां के लोगों को फिलहाल अंधेरे में रहना पड़ेगा। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शहर की स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था जो है वो ईसीएल कंपनी को सौंपी गई थी, लेकिन शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की तरफ से कंपनी का भुगतान रोक दिया गया। हमारा जो लाइट का काम है हमने ईएसएल को दे रखा है और ईएसएल ने आगे आस्था को जो है मेंटेनेंस के लिए दे रखा है। तो मेंटेनेंस से आस्था वालों का जो पैसा है ईएसएल वालों ने उनका भुगतान करना है। हमारा जो निगम से भुगतान है ईएसएल को हम लगातार भुगतान कर रहे हैं और हमारे स्तर पे वो नहीं है। अगर ये इसके आस्था वालों और ईएसएल वालों का नहीं होगा तो वो हम इसको जो है जो मेंटेनेंस का काम है इसको ईएसएल से लेकर जो है किसी और को देंगे, ताकि ये शहर की जो हमारी लाइटों की व्यवस्था ये ठीक हो सके। और जो लगातार जो शिकायतें आ रही है, क्योंकि पिछले साल बरसात में शिकायत आई। नैनीताल में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसके तहत पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग थे, जो गाइड हैं, जो टैक्सी चालक हैं और अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे बाहरी लोग हैं, उनका सत्यापन किया गया। वहीं नैनीताल कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाना है, ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटकों के साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई लूट खसोट ना हो। कल हमारे द्वारा जो है फंड हटाने की कार्रवाई की थी। आज हमारे द्वारा जितने भी घोड़ा स्टैंड वाले हैं, जितने भी टैक्सी वाले हैं, जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं और फंड वाले हैं, इन सब लोगों का एक ड्राइव के तहत अभियान चलाया जा रहा है और आज हम इनका सत्यापन कर रहे हैं। और जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया उनका हम 10,000 रुपये का चालान की कार्रवाई करवाई जा रही है। तथा जो उत्तराखंड स्टेट के बाहर के रहने वाले हैं, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से सत्यापन करा के लाएंगे। हम उनको यहाँ सत्यापन नहीं करेंगे। जो सत्यापन के बिना पाया जाएगा उस। और मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के धोबीघाट के जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। और हरिद्वार में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है। आबकारी विभाग की टीम ने पथरी क्षेत्र के गांव केदारपुर में कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की। मौके से शराब तस्कर फरार हो गए। अब उनकी तलाश की जा रही है। इससे पहले भी कई जगह इस तरह की अवैध शराब को नष्ट किया गया, छापेमारी की गई। पथरी नाले पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लाइन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहां जहां अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहां पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर ईटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।